नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रशेखर कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी यूजीसी नेट जेआरएफ 2025। प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में मैं पहली प्रश्नोत्तरी परिंदे कहानी पर जो आधारित थी उसको करवा चुका हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी थी। अब दूसरी प्रश्नोत्तरी उसने कहा था कहानी पर आधारित है, उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। उसमें सब लोग शामिल हुए और इस प्रश्नोत्तरी का लाभ उठाएं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? फटाफट आप उत्तर दीजिए। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? आपके पास चार विकल्प हैं: चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सामान्य से प्रश्न का सामान्य सा उत्तर हो गया। अब जो दूसरे प्रश्न इसमें शामिल है उसको देखिए। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। इसकी विधा क्या है? कहानी। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी। उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ था? तो उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत जानदार है, इसको याद रखिएगा। सामान्य सा प्रश्न है पर पूछ लेता है। उसने कहा था का प्रकाशन 1915 में हुआ था। उसने कहा था का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था बच्चों? तो उसने कहा था का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और उस समय जब सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था का प्रकाशन हुआ था, तब उस समय उसका संपादक कौन था? सरस्वती पत्रिका का संपादक उस समय कौन था प्यारे विद्यार्थियों? तो सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? उसमें यशस्वी संपादक, सरस्वती के यशस्वी संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन हुए हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य महावीर। शॉर्टकट में आगे आने वाले प्रश्नोत्तरी हम इनको MPD कह करके भी पुकारेंगे। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक 1915 ईस्वी में जब उसने कहा था कहानी उसमें प्रकाशित हुई थी, तो उसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अब उसके बाद एक और टाइप का प्रश्न आता है जो रचनाकारों को उनके जन्मकाल के हिसाब से आरोही क्रम में मिलाना होता है। तो उसमें से हम देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, रामचंद्र शुक्ल का कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का कब हुआ था और जैनेन्द्र का कब हुआ था। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये रहे हमारे लीजेंड। उसने कहा था जैसी कहानी के यशस्वी कहानी के लेखक कौन है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हमारे ये हैं हमारे गुलेरी जी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं। और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। इस लीजेंड की तस्वीर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? आगे हम देखते हैं 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। और जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। इस प्रकार जब हम आरोही क्रम में देखते हैं तो सबसे पहले जन्म होता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उसके बाद होता है रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद होता है 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद जन्म होता है जैनेन्द्र का 1905 ईस्वी में। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम में, रचनाकारों के जन्मकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित क्रम। ठीक है, तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने 4-5 प्रश्नों को आपको करवाया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? देखिए ऊपर जो हमने बताया अभी सेम टू सेम प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1914, 15, 16 और 17। ठीक है, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन होता है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब होता है? 1915 ईस्वी में। अभी हमने आपको सारे प्रश्न करवाए थे कि किस पत्रिका में हुआ था, तो वह किस पत्रिका में हुआ था बच्चों? सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कब हुआ था हमने आपको बता दिया था 1915 ईस्वी में, यही ये प्रश्न आया हुआ है। और उसके बाद उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए,
चंद्र शर्मा गुलेरी की तस्वीर हमने अभी आपको यहाँ पर दिखाई थी। चंद्र शर्मा गुलेरी की तस्वीर ये है, इसको आप लोग देख ही चुके हैं। अब आगे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं जो जानने योग्य हैं और जो परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको गुलेरी क्यों कहा जाता है? चंद्र शर्मा जी को गुलेरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को कहाँ हुआ था बच्चों? जयपुर में। इनका जन्म जहाँ हुआ था उस स्थान का नाम है जयपुर, मतलब जयपुर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके पूर्वज जो है हिमाचल प्रदेश से आए थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव में बसे थे। इनके जो पूर्वज थे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव से थे, इसलिए इनके नाम के आगे गुलेरी जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आचार्य इनकी उम्र कितनी थी टोटल, किस अवस्था कितनी आयु इनको प्राप्त हुई थी? 39 ईयर्स। 1883 में जन्म हुआ था, 1922 में मृत्यु हुई थी, तो 39 ईयर्स होता है। अच्छा, इनकी विशिष्ट प्रतिभा के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक ने इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। रामचंद्र शुक्ल कौन? इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। ये सब याद रखिएगा, पढ़ते पढ़ते इस प्रश्नोत्तरी में शामिल होते होते आपको कई सारे प्रश्न रटवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के बारे में जो कथन कहा था वो ये है, इसको आप लोग एकदम कंठस्थ करिएगा कि गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर के साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास उनके जैसा उनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में नहीं आया। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ समिति गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं है। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है, अतः उनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुत या कम से कम बहुश्रुत हो। ठीक है, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, उसको याद रखने की बहुत जरूरत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी इतिहास पुस्तक का नाम है। साहित्य इतिहास पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। इन सारी तारीखों को आप याद रखेंगे, 1929 ईस्वी में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सेम क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर करवा दिया। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। उसके संपादक कौन थे? सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन सी कहानी है? उसने कहा था है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, सब हमने आपको बता दिया है। उसने कहा था कहानी में कितने भाग हैं? उसने कहा था कहानी में 3, 4, 5, 6 कितने भाग हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों उसने कहा था कहानी में 5 भाग हैं। ठीक है, बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब किसमें प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसकी कहानी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसमें सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को अब रटते चले जाइए, फटाफट सब याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी में सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम है? उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की है। कहानी विधा की रचना है। उसमें एक पात्र आता है सूबेदार हजारा सिंह, उसके पात्र का नाम पूछ रहा है, उसके पुत्र का नाम पूछ रहा है। उसके किसका नाम पूछ रहा है? पुत्र का नाम पूछा जा रहा है। तो उस विकल्प है लहना सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह और बोधा। तो इसमें हम देखते हैं लहना सिंह तो इस कहानी का केंद्रीय पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, इसकी अंत में मृत्यु हो जाती है गोली लगने से। ठीक है, युद्ध में। और वजीरा सिंह के गोद में ही मृत्यु होती है। किसकी? लहना सिंह की मृत्यु होती है। कीरत सिंह वजीरा सिंह का भाई ही रहता है, तो सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र हो नहीं सकता। ये बोधा सिंह इसका सही उत्तर होगा। बोधा किसका पुत्र था? सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र होता है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह कथन किसका है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और यह कथन और बिना लड़े सिपाही, यह कथन किसका है? ठीक है,
आपके पास विकल्प है लहना सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह और हजारा सिंह। अच्छा, एक प्रश्न इसमें और भी पूछा जा सकता था इसको बदल करके कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इस कथन का संबंध किस कहानी से है? इस कथन का संबंध किस कहानी से है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होता है बच्चों? इस कथन का संबंध है उसने कहा था कहानी से। उसने कहा था कहानी से है। उसने कहा था कहानी से। और यह कथन कहा किसने है? यह कथन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह कथन है लहना सिंह का। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह का यह कथन है। ठीक है, लहना सिंह का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, यह कथन किसका है? एक प्रश्न यह भी उससे ही पूछा जा सकता है कि यह इस कथन का संबंध किस कहानी से है। इस कथन का संबंध भी है उसने कहा था कहानी से। ये सब रखते चले जाइए। उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में हुआ था। किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती पत्रिका में हुआ था, याद रखिएगा। इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, तो यह कथन है मैं पाधा बन गया हूँ, ये कथन है वजीरा सिंह का। वजीरा सिंह का यह कथन है जिसके बारे में कहा गया है कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक। वजीरा सिंह क्या है? पलटन का विदूषक है। इसको याद रखिएगा। वजीरा सिंह क्या है? पलटन का विदूषक है। लहना सिंह कहानी का नायक है। और बोधा क्या है? वही ऊपर मैंने कराया, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। ठीक है, हजारा सिंह का, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र कौन है? बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आगे देखते हैं। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह कथन किसका है? निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह कथन किसका है? और यह कथन बहुत ही भरमाने वाला कथन है। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि किस कहानी से लिया गया है और किस पात्र का कथन है, किस दूसरे पात्र को कहा गया है, क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इस कथन का संबंध भी किस कहानी से है बच्चों? इस कथन का संबंध भी उसने कहा था कहानी से ही है। इस कथन का संबंध भी उसने कहा था कहानी से ही है। उसने कहा था कहानी से ही इस कथन का संबंध है। लेकिन कहा किसने था? आपके पास विकल्प हैं, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, लहना सिंह और लप्टन साहब। तो यह कथन होगा पीछे वाला कथन किसका था? इसके पहले वाला कथन, मैं पाधा बन गया हूँ, मैं पाधा बन गया हूँ, यह कथन किसका है? वजीरा सिंह का है। ठीक है, तो आगे आने वाला कथन भी ये किसका है? निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह कथन भी किसका है प्यारे विद्यार्थियों? वजीरा सिंह का ही कथन है। वजीरा सिंह का ही कथन है। अब वजीरा सिंह ने यह कथन क्यों कहा था? मुरब्बे का क्या मतलब है? निमोनिया, युद्ध के क्षेत्र में निमोनिया का जिक्र कहाँ से आ गया, क्यों हुआ? ठीक है, लड़ाई का मैदान है तो वहाँ निमोनिया का जिक्र क्यों हुआ, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। कि एक है पात्र, केंद्रीय पात्र है लहना सिंह। ठीक है, इसका कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। अभी समझ में आ जाएगा। कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। ये जो कहानी का नायक है, इसको देखिए ध्यान से, तो सूबेदारनी ने इसी से कुछ कहा था। ठीक है, और क्या कहा था? उनके पुत्र बोधा और पति हजारा सिंह की रक्षा करना। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि सूबेदारनी के कुल 5 पुत्र हुए थे और 5 में से सिर्फ बोधा ही जीवित था। ठीक है, सिर्फ बोधा ही जीवित था, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। ये अकेला जीवित था, अपने माता पिता की इकलौती संतान था और सेना में शामिल भी हो गया था, तो बहुत संभावना थी कि इसकी भी मृत्यु हो जाती। सेना में लड़ाई के दौरान कब किसकी मृत्यु हो जाएगी कहा नहीं जा सकता था। इसलिए सूबेदारनी को याद आता है कि आज से 25 साल पहले जब वो 8 साल की थी और लहना सिंह 12 साल का था, तब अमृतसर में जब वो मामा के यहाँ गए थे, दोनों बातचीत किए थे, थोड़ी सी मुलाकात हुई थी और वहीं पर घोड़े की टापों से मरने से लहना सिंह ने सूबेदारनी को बचा लिया था। तो उसको इस बात का ज्ञान था और वो याद आती है वो बात, और बोधा को बचाने के लिए वो लहना सिंह को बुला करके उससे कहती है कि इन दोनों के प्राणों की रक्षा करना, वो आंचल पसार देती है। ठीक है, तो अब लहना सिंह जो बचपन से ही उसको जानता था, वो बहुत भावुक हृदय का है, उनकी बात को स्वीकार कर लेता है और किसी से कुछ कहता नहीं है, सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है। तो जो बोधा है, उसका पुत्र था सूबेदारनी का, वो वहाँ ज्वर से पीड़ित भी था, उसको ठंड भी लग रही थी, ड्यूटी भी करनी पड़ रही थी। तो जो लहना सिंह इस कहानी का नायक है,
वो क्या करता है कि अपने कपड़े बोधा को दे देता है, उसकी जगह पे ड्यूटी खुद करता है, उसको पानी पिलाता रहता है। तो इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी का वहन करता है और बाद में एक गोली लगने से वो शहीद हो जाता है। और वजीर और सूबेदार हजारा सिंह और बोधा बाकी सबको वो जो अस्पताल की वैन थी, आर्मी की अस्पताल की वैन थी, उससे चले जाते हैं गाड़ी से, लेकिन लहना सिंह यहीं पर पड़ा रह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो वजीरा सिंह, ये कथन वजीरा सिंह का है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, तो वजीरा सिंह ने इसी चीज़ को देख करके लहना सिंह को समझाया था कि तुम अपने सारे कपड़े उसको देते जा रहे हो, ठंड बढ़ती जा रही है, कहीं तुम मादे पड़ जाओगे तो फिर क्या होगा। और अगर जो व्यक्ति निमोनिया से मरता है उसको मुआवजा नहीं मिलता है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जो शहीद होगा, वो युद्ध क्षेत्र में जो मरेगा, युद्ध के कारण से मरेगा, उसको सरकार जो है तरह तरह की राशियां देती है, मुआवजे देती है, बहुत सारी चीज़ें देती है, उपहार में देती है। तो लेकिन वो कह रहा है वजीरा सिंह कि अगर तुम्हें ठंड लग गई और ये सिद्ध हो गया कि तुम निमोनिया से मर गए, तो फिर जो मिलने वाला है वो भी सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, यह कथन किसका है, वजीरा सिंह का हो गया यह कथन। ठीक है, कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। इस कथन का संबंध में किस कहानी से है, उसने कहा। नेक्स्ट, एक एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यह कथन किसका है। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यह कथन, इस कथन का संबंध भी किस कहानी से है, उसने कहा था। इस कहानी का संबंध, इस कथन का संबंध भी इसी कहानी से है। ठीक है, अब देखिए, हजारा सिंह ने कहा कि लहना सिंह ने कहा कि वजीरा सिंह ने कहा कि सूबेदारनी ने कहा। तो यह कथन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सीधा नोट कर लीजिए, लहना सिंह का यह कथन है। लहना सिंह कहता है कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ठीक है, ये हजारा सिंह सूबेदार हैं और वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, ये कहने वाला, और ये पूछने वाला लहना सिंह से कि ये कहने वाला कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। दो कथन इसके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पलटन का विदूषक है। ठीक है, सूबेदारनी, जिससे लहना सिंह ने एक बार पूछा था बचपन में, 25 साल पहले, 8 वर्ष की अवस्था में, जब वो 8 वर्ष की थी, तो क्या पूछता है, तुम्हारी तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो बाद में वो कहती है, धत देखते नहीं ये सालू, और ये ऐसे सबको दिखा के चली जाती है। तो वहाँ से फिर वही भाग जाता है। 25 साल बाद युद्ध के मैदान में इन दोनों की मुलाकात होती है और वो अपने पुत्र की रक्षा करने का वचन उससे मांगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, हम बार बार युद्ध की ही बात कर रहे थे, यहाँ पृष्ठभूमि पूछ लिया, ये सवाल पूछ लिया कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चला हुआ था, 5 साल तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में ही यह कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही लिखी हुई यह कहानी है, इसलिए उसने कहा था का उत्तर हो जाएगा किस पृष्ठभूमि कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ कराह या पुकार नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं भी निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं हुआ है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। उसने कहा था कहानी के बारे में यह कथन किसका है। आपके पास विकल्प हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह। ठीक है, तो ये जो पूरा कथन दिया गया है, इस जो सवाल इस तरह से पूछा गया है, दूसरी तरह से भी पूछ सकता था कि यह किस कहानी के बारे में कहा गया है। यह जो कथन ऊपर कहा गया है, प्रश्न में पूछा गया है, यह कथन दरअसल किस कहानी के बारे में कहा गया है। ठीक है, और किसने कहा है। तो किस कहानी के बारे में कहा गया, यहाँ तो प्रश्न में ही उत्तर समाहित हो गया है। उसने कहा था के बारे में यह कथन किसने कहा है, तो उसने कहा था जो कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उस समय। तो यह कथन उसने कहा था के बारे में कहा गया है। और किसने कहा है, यह उत्तर में आपके आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को कहा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। कहाँ पर कहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, अब 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ मिल गए। अब एक और प्रश्न जो बन रहा है यहीं पे, इस 4 विकल्पों में से एक उत्तर आपको और बन रहा है, उसको ध्यान से देखिए। वो उत्तर क्या होगा
एक और प्रश्न बन रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, हम देखते हैं 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, पीछे हम बता चुके हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है 1883 ईस्वी में, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, ठीक है। बच्चन सिंह का जन्म कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो जो सवाल आता है कि रचनाकारों को या आलोचकों को उनके जन्म काल के हिसाब से आरोही क्रम में लगाइए, तो इसमें भी हम देखते हैं कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी का 1883 ईस्वी में, 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद 1884 में रामचंद्र शुक्ल का हुआ था, तो ये 1 नंबर दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद किसका हुआ था, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ था, तो ये 3 नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद बच्चन सिंह का 1919 में हुआ था, तो चौथे नंबर पर बच्चन सिंह आएंगे। इस प्रकार ये इन दिए गए विकल्पों में से जो रचनाकार हैं, जो आलोचक हैं, उनका जन्म काल के हिसाब से आरोही क्रम ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आरोही क्रम। प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं हमारे लीजेंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक, हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, 1941 ईस्वी में, ठीक है। इसको याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जमादार लहना सिंह का संबंध किस बटालियन से था, जमादार लहना सिंह जो उसने कहा था कहानी का पात्र है, किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था कहानी का पात्र है, केंद्रीय पात्र है, उसका नायक है। जमादार लहना सिंह किस कहानी का नायक है, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी का नायक है। ये कब प्रकाशित हुई थी, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो किस बटालियन से था, 77 सिख राइफल्स, ठीक है, 77 सिख राइफल से उसका संबंध था, ठीक है। जब जमादार लहना सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उसका सिर किसकी गोद में था, किसकी गोद में था बच्चों, वजीरा सिंह की गोद में, किसकी गोद में था, वजीरा सिंह की गोद में। वह किसकी गोद में मरना चाहता था, अपने भाई कीरत सिंह की गोद में, ठीक है, वह कीरत सिंह की गोद में मरना चाहता था, लेकिन वजीरा सिंह की गोद में उसकी मृत्यु हुई थी। उसका संबंध 77 सिख राइफल से था, वह उसने कहा था कहानी का नायक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है, ठीक है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, ठीक है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर आपके पास 4 विकल्प हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसने कहा था कहानी से लिया गया है। यह कथन उसने कहा था कहानी से संबंधित है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, हमने आपको बताया 1915 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आप जानते ही हैं। यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में, आपको बताया जा चुका है। उसके संपादक कौन थे उसमें, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब जो विकल्प में और कहानियां दी गई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आकाशदीप कहानी के बारे में जान लीजिए। आकाशदीप कहानी किस लेखक की है, ठीक है। तो आकाशदीप कहानी छायावाद के प्रसिद्ध कथाकार महाकवि जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कफन कहानी के लेखक कौन है, कफन कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद, कथा सम्राट प्रेमचंद, ठीक है। कफन कहानी के लेखक कौन है, कथा सम्राट प्रेमचंद। फिर आती है कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ठीक है। कानून में कंगना कहानी के लेखक कौन है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। तो कई बार पूछा जाता है कि कहानियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकारों का यानी कहानीकारों का नाम दिया गया है आमने सामने, और आप उनका सही जोड़ा बनाइए, ठीक है। तो ये सही जोड़ा इस तरह से हो जाएगा, आप इस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें बच्चों। ये हमारे लीजेंड रचनाकार हैं, छायावादी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद, छायावादी महाकाव्य कामायनी जैसे महाकाव्य को लिखने वाले, कामायनी जैसे महाकाव्य को लिखने वाले हमारे लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, 1937 ईस्वी में, ठीक है। कामायनी जैसे महाकाव्य के लेखक हैं। उसमें कितने सर्ग हैं बच्चों कामायनी में,
15 सर्ग हैं, ठीक है, 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग उसका कौन सा है? चिंता। अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है। टोटल 15 सर्ग हैं। इस प्रकार इस प्रश्नोत्तरी में आप जब आप देखते रहेंगे, इस प्रश्नोत्तरी में शामिल रहेंगे लगातार, तो आपको बहुत सारी बातें अनायास ही याद होती चली जाएंगी। अगला प्रश्न है, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। नमक हलाली की बात उसने कहा था, कहानी में किसने की थी, यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसने कहा था कहानी में, यह बात है, यह कथन है, ठीक है, सीधा सीधा दे दिया गया है। अब यह कथन है किसका, यह पूछा जा रहा है। और आपके पास विकल्प हैं सूबेदारनी का, लहना सिंह का, कीरत सिंह का और सूबेदार हजारा सिंह का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सूबेदारनी का, सूबेदारनी का, ठीक, सूबेदारनी का है। और यह किससे कह रही है? लहना सिंह से कह रही है, लहना सिंह से कह रही है। लहना सिंह से यह कथन सूबेदारनी का है। वो अपने पूरे बात बताती है कि उसका बोधा इकलौता लड़का है और भी बच्चे हुए थे पर मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो इकलौता है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, वैसी बातें वो कर रही है। और वो भी कह रही है, नमक हलाली की भी बात कर रही है सूबेदारनी। नहीं तो वो ये भी कर सकती थी कि बोधा सिंह युद्ध में जाता ही नहीं, छोड़ देता, लेकिन सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, अब नमक हलाली का मौका आया है। ये भी एक तरह से धर्म संकट ही है, इसलिए वो लहना सिंह से ये बात कहती है। आगे उसके प्राणों की रक्षा की बात करती है। इस जो विकल्प में है, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है, लहना सिंह कहानी का नायक है, सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है, और ये लहना सिंह इसके अंडर में काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए। हाँ, सुरेश सलील का एक कथन है, उसने कहा था आधुनिक हिंदी कहानी का पहला ज्योति स्तंभ है। उसने कहा था आधुनिक हिंदी कहानी का पहला ज्योति स्तंभ है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्यारे विद्यार्थियों सुरेश सलील का, ठीक है। सुरेश सलील का यह कथन है कि उसने कहा था आधुनिक हिंदी कहानी का पहला ज्योति स्तंभ है, ठीक। और दूसरा कथन यहाँ से है कि हिंदी कहानी में यथार्थवाद का पहला स्वर गुलेरी जी की लेखनी से उभरा, जिस पर प्रेमचंद जी ने शान चढ़ाई। यह कथन भी किसका है? सुरेश सलील का। तो यहाँ 1 और 2, यह 2 कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से। और यहाँ एक प्रश्न बनाया भी गया है, ये देखिए ध्यान से। उसने कहा था आधुनिक हिंदी कहानी का ज्योति स्तंभ है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन है सुरेश सलील का, ठीक है। यह कथन है सुरेश सलील का, ठीक। एक और देख लीजिए, ये हमारे लेजेंड हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कौन है विद्यार्थियों? आचार्य, सबको चेहरे से पहचानते रहिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? सबको याद रखिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा। दूसरा कौन सा है? पुनर्नवा, पुनर्नवा भी इनका उपन्यास है। तीसरा कौन सा है? फटाफट बताइए, तीसरा कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। एक है चारुचंद्र लेख, एक कौन सा है? चारुचंद्र लेख। और चौथा कौन सा है? अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा आपको दे देता है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम बीच में आ गया था प्रश्नोत्तरी करते समय, इसलिए हमने इनकी तस्वीर लगा दी और आपको इनका जन्म मृत्यु के बारे में बताया और इनकी उपन्यासों के बारे में जिक्र किया, ठीक है। तो इन पर स्पेशल जब कक्षा होगी, स्पेशल प्रश्नोत्तरी होगी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित सारी प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। आज की जो प्रश्नोत्तरी थी प्यारे विद्यार्थियों, जिससे संबंधित थी उसके सारे प्रश्न करवा दिए गए हैं। उसने कहा था कहानी से संबंधित था। आज की प्रश्नोत्तरी जो है उसने कहा था कहानी से संबंधित है। आज की प्रश्नोत्तरी उसने कहा था से संबंधित थी, जिसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा दिया गया है आपको। और सारे इससे संबंधित और सारे प्रश्नों को भी याद करवा दिया गया है। आप लगातार इस प्रश्नोत्तरी से जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको सारी की सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली किसी कहानी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। नमस्कार।